नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, सीटेट एग्जाम में मनोविज्ञान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस मनोविज्ञान के तो वैसे बहुत सारी शाखाएं होती है, लेकिन हमें मुख्य रूप से दो शाखाओं के बारे में अध्ययन करना होता है, जैसे कि बाल मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। इन दोनों मनोविज्ञान से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन दोनों विज्ञानों को पढ़ने से पहले हमें मनोविज्ञान के बारे में समझना अति महत्वपूर्ण आवश्यक हो जाता है। तो आइए हम लोग मनोविज्ञान को समझने का प्रयास करें। तो दोस्तों, मनोविज्ञान, इंग्लिश में इसको साइकोलॉजी कहा जाता है। मनोविज्ञान का विकास क्रम अगर देखा जाए तो 4 इसके विकास क्रम होते हैं। पहला जो होता है आत्मा का विज्ञान, दूसरा मन या मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा चेतना का विज्ञान और चौथा व्यवहार का विज्ञान होता है। यानी कि इन चारों विज्ञानों को अगर विभक्त किया गया है मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो देखा जाए आत्मा का विज्ञान को लाने वाले जो थे वह अरस्तु थे। उसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान लाने वाले जो थे वो पोम्पोनाजी को माना जाता है, और चेतना का विज्ञान विलियम उंट के द्वारा, जबकि व्यवहार का विज्ञान जेबी वाटसन के द्वारा लाया गया है। इन चारों विज्ञानों को हम एक एक करके अध्ययनवार करेंगे इसका। तो पहला विज्ञान जो होता है आत्मा का विज्ञान होता है, जो कि 16वीं शताब्दी में निकलकर सामने आया। इस विज्ञान को लाने वाले जो थे अरस्तु महोदय थे, ये अरस्तु, और इनके समर्थक प्लेटो, डेकार्टे, रुडोल्फ गाइकिल को माना जाता है। हालांकि आत्मा का विज्ञान अगर देखा जाए, मनोविज्ञान शुरुआती दौर में दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ है। ये दर्शन शास्त्र होते क्या हैं? तो दर्शन शास्त्र में हम आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के बारे में अध्ययन करने को मिलता है। यानी कि आत्मा क्या होती है, प्रकृति क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, मनुष्य का मिलन परमात्मा से कैसे होता है, इन सब बातों की जानकारी हमें दर्शन शास्त्र से मिलती है। यानी कि देखा जाए कि आत्मा और परमात्मा के बीच क्या संबंध होते हैं, इन दोनों के बीच क्या क्या रहस्य होते हैं, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या होता है, जीवन में कौन कौन सी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि मृत्यु क्या होती है, मरने के बाद आत्मा कहां जाता है, क्या पुनर्जन्म की घटनाएं होती हैं ये, या फिर कह सकते हैं कि पूरे संसार को चलाने वाली एक अदृश्य शक्ति होती है, वह अदृश्य शक्ति कौन सी होती है। इन सब की बात की जानकारी हमें दर्शन शास्त्र से जानकारी मिलती है। बाद में अगर देखा जाए तो आत्मा को शब्द आधार मानकर सर्वप्रथम अरस्तु महोदय ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। यानी कि अरस्तु कहते हैं यदि मनुष्यों को समझना है तो हमें मनुष्य के आत्मा को समझना होगा, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव हमें समझना है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि मनुष्य के पास 4 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ये ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा होती है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मनुष्य जो है ज्ञान प्राप्त करता है, और यह ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात यह ज्ञान जो है आत्मा को ले जाकर समर्पित करता है, आत्मा को देता है। तो इसीलिए मनोविज्ञान में हमें आत्मा का अध्ययन करना चाहिए, ये अरस्तु मानते थे। और उस समय अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान नाम उस समय नहीं आया था। जब ये अरस्तु लेकर अपने तथ्यों को समझा रहे थे तो उस समय देखा जाए तो अरस्तु इसे अंतःकरण का विज्ञान भी माना जाता है, जो कि देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। अंतःकरण का विज्ञान के नाम से जाना जाता था शुरुआती दौर में अरस्तु के समय, और अरस्तु के अनुसार आत्मा का अध्ययन करना चाहिए, इन्होंने बताया था अरस्तु ने। बाद में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ गाइकिल। तो रुडोल्फ गाइकिल ने साइकोलॉजी की पहली पुस्तक लिखते हैं सन 1590 ईस्वी में, और उस पुस्तक का नाम है साइकोलॉजी है। इस पुस्तक में सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द यानी कि साइकोलॉजी शब्द का यहां पर निकलकर सामने आया है कि मनोविज्ञान शब्द निकला, और इस प्रकार मनोविज्ञान के क्षेत्र में देखा जाए तो मनोविज्ञान की यह पहली पुस्तक थी, अर्थात कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का यह प्रथम ग्रंथ है। इन सब बात जब हो गई, निकलकर सामने आई, तत्पश्चात केलर नामक एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, और इन्होंने अपनी पुस्तक में चर्चा करते हैं, बात बताए हुए हैं कि मनोविज्ञान की जननी जो होती है वह दर्शन शास्त्र से होती है, क्योंकि मनोविज्ञान निकल कर आया कहां से, दर्शन शास्त्र से निकल कर आया है। इसलिए मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान को जनक अरस्तु को माना गया है केलर महोदय के अनुसार, जो कि पहला आत्मा का विज्ञान था। बाद में एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम है गैरिट।
गैरिट ने मनोविज्ञान शब्द को यानी कि साइकोलॉजी शब्द को विभक्त किया, साइकोलॉजी शब्द को समझाने का प्रयास किया। और इनके अनुसार अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान साइकी प्लस लोगस शब्द से मिलकर बना है, साइकी और लोगस शब्द से मिलकर बना है। इस साइकी का तात्पर्य होता है आत्मा, जबकि लोगस का तात्पर्य होता है अध्ययन करना। यानी कि ये दोनों जो शब्द जो है साइकी और लोगस जो शब्द है ग्रीक या फिर यूनानी भाषा का यह शब्द है। इन दोनों शब्दों के संयोग से ही आपका साइकोलॉजी शब्द निकल कर सामने आया, साइकोलॉजी शब्द बना है। यह साइकोलॉजी शब्द जो है अंग्रेजी भाषा में है, जबकि ये दोनों जो शब्द जो होते हैं ग्रीक या फिर यूनानी भाषा में माने जाते हैं। अर्थात इस प्रकार अगर देखा जाए गैरिट के अनुसार आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान यानी मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हालांकि आगे ये परिभाषाएं बदल जाएंगी, क्योंकि अभी आपको आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, अंततः व्यवहार के विज्ञान पर आकर टिका हुआ है। लेकिन हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे तो पहला आपका यही निकलकर सामने आया हुआ है कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। बाद में इस विज्ञान को अस्वीकार भी कर दिया गया, इसकी आलोचना भी हुई, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनका किया। कारण क्या था? कारण यह था कि आत्मा एक विज्ञान नहीं है, यानी कि विज्ञान यदि होता तो हम इस पर प्रयोग कर सकते थे। प्रयोग उसी पर किया जाता है जो मूर्त रूप से हो, क्योंकि आत्मा को हम देख नहीं सकते, इसका ना रूप होता है, ना रंग होता है, ना प्रकार होता है, तो इस पर हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आत्मा एक विज्ञान नहीं है। यह आत्मा का ना रूप होता है, ना प्रकार होता है, ना रंग होता है, यानी अदृश्य होती है, यह अमूर्त होता है। हम इस पर किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अर्थात यह वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव नहीं है, अतः यह विज्ञान नहीं है। यहाँ पर इस विज्ञान को खंडन किया गया। खंडन करने के पश्चात एक नया विज्ञान निकल कर सामने आता है। वह नया विज्ञान कहलाता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अब हम लोग मन या मस्तिष्क के विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान के विकास के क्रम में दूसरा क्रम जो आता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मन या मस्तिष्क का विज्ञान लेकर आए हुए हैं पोम्पोनाजी। इस पोम्पोनाजी ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान लेकर आते हैं, जो इनके समर्थक जो थे जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इनका समर्थन किया था। पोम्पोनाजी के अनुसार अगर देखा जाए तो मनुष्य के पास जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, उन 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, यानी कि मनुष्य जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान करता है वह ज्ञान मस्तिष्क में संग्रह हो जाता है। यानी कि इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान का संग्रह जो होता है वह मस्तिष्क हो जाता है, मस्तिष्क में होता है। इसी मस्तिष्क ये होता कहाँ है? यानी कि मन। इसी मस्तिष्क को हम मन भी कहते हैं, ठीक है। चूंकि दर्शन शास्त्र अगर देखा जाए तो भारतीय दर्शन शास्त्र यानी भारत में दर्शन शास्त्र को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक आपका होता है कि भारतीय दर्शन शास्त्र, जबकि दूसरा जो होता है पश्चिमी दर्शन शास्त्र होता है। इन दोनों दर्शन शास्त्र में अगर देखा जाए तो मन का अर्थ, यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्र में मन का अर्थ आत्मा होता है, जबकि पश्चिमी दर्शन शास्त्र में मन का अर्थ जो है वह मस्तिष्क होता है। चूंकि हम लोग मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी जो निकल कर सामने आया हुआ है, साइकोलॉजी हम लोग पश्चिमी दर्शन के अनुसार ही पढ़ते हैं। पश्चिमी दर्शन शास्त्र जो आया है इसी के अनुसार हम लोग ये मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो उसी में अगर आगे देखा जाए तो पोम्पोनाजी ने साइकोलॉजी शब्द का फिर से, यानी कि पोम्पोनाजी ने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया। इसके पहले अगर हम देखें तो मनोविज्ञान शब्द का वर्गीकरण करने वाले जो गैरिट महोदय थे, अब यहां पे कर रहे हैं आपका पोम्पोनाजी। पोम्पोनाजी के अनुसार साइकी और लोगस, यानी कि साइकी का अर्थ यहां पर अब देखिए मन हो जाता है, जबकि लोगस का अर्थ होता है आपका अध्ययन करना। लेकिन इससे पहले जो था, जो गैरिट महोदय बताए थे कि साइकी का अर्थ आत्मा होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, पोम्पोनाजी बताते हैं कि साइकी का अर्थ होता है मन, जबकि लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात पोम्पोनाजी के अनुसार मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इससे पहले आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता था, जो उसको अस्वीकार कर दिया गया था। तत्पश्चात ये निकलकर सामने आया। बाद में इस विज्ञान को भी, यानी कि मन या मस्तिष्क के विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया था।
कारण यही था जो अरस्तु महोदय का अस्वीकरण करने का कारण था। यानी कि मन जो होता है एक अमूर्त होता है। अमूर्त के मतलब वह हमें दिखाई नहीं देता है, इसका ना कोई रूप होता है, ना रंग होता है, ना आकार होता है। यानी कि हम इसको देख नहीं सकते, इस पर प्रयोग नहीं करना संभव नहीं है, यानी कि प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अतः यह विज्ञान हम नहीं कर सकते। विज्ञान उसी को कर सकते हैं जिस पर प्रयोग हो, जिसका अपना नियम हो, सिद्धांत हो और उसके प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन हम मन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार इस विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। यहां से अगर देखा जाए तो ध्यान में रखने वाली बातें ये हो जाती हैं कि मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी को वर्गीकरण सिर्फ दो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा है। एक आपका गैरिट, दूसरा आपका पोम्पोनोजी करते हैं। गैरिट के अनुसार अगर देखा जाए साइकी का अर्थ होता है आपका आत्मा, जबकि पोम्पोनोजी के अनुसार साइकी का अर्थ जो होता है वह मन होता है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाए कि साइकी का अर्थ क्या होता है, तो साइकी का अर्थ दिया रहेगा आत्मा, मन, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो हम वहां पर दोनों कर सकते हैं। लेकिन यदि मनोवैज्ञानिक का नाम देकर पूछा जाए कि गैरिट के अनुसार साइकी का अर्थ क्या होता है, तो गैरिट के अनुसार साइकी का अर्थ आपका आत्मा हो जाएगा, जबकि पोम्पोनोजी के अनुसार साइकी का अर्थ जो है वह मन हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने दूसरा क्रम देखा। अब हम लोग मनोविज्ञान का तीसरा क्रम देखेंगे। मनोविज्ञान के विकास के क्रम में अब देखा जाए मनोविज्ञान के विकास के क्रम का जो तीसरा विज्ञान जो होता है वो चेतना का विज्ञान या फिर चेतन अनुभूति का विज्ञान के नाम से जाना जाता है, जो 19वीं शताब्दी के समय निकलकर सामने आया हुआ है। इस विज्ञान को लाने वाले यानी कि चेतना के विज्ञान को लाने वाले जो व्यक्ति जो थे, मनोवैज्ञानिक जो थे, विलियम वुंट थे। या विलियम वुंट जर्मनी के रहने वाले थे। जर्मनी के जो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। इनके समर्थक जो थे विलियम जेम्स, उसके बाद जेम्स सल्ली और वाइस, इन मनोवैज्ञानिकों ने विलियम वुंट के सिद्धांतों को, विलियम वुंट के तथ्यों को समर्थन किया और तत्पश्चात यह विज्ञान चेतना का विज्ञान कहलाया। विलियम वुंट के अनुसार चेतना क्या होती है, इन्होंने क्या तथ्य निकालकर सामने लाते हैं, तो चेतना यानी कि मस्तिष्क का आंतरिक भाग, मस्तिष्क का एक आंतरिक भाग हम कह सकते हैं। चेतना जो होती है मस्तिष्क का आंतरिक भाग, या फिर यह रूप, अनुभूति, विचार, भावना या फिर संवेदना होती है, और यह जो होती है मूर्त रूप से होती है। यानी कि देखा जाए जब कोई व्यक्ति या फिर कोई बालक किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, कोई भी ऐसा कोई वस्तु जो है उसको देखकर उसके मन में एक विचार उत्पन्न होता है। यह विचार उसका वह भावना कहलाती है, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त प्रथम ज्ञान जो होता है वह संवेदना कहलाती है। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पर कि व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर एक विचार का उत्पन्न होना, वह विचार भावना में बदल जाना। और अगर देखा जाए इसमें, यानी कि यह होता कैसा है, जब किसी वस्तु को या फिर कोई कह सकते हैं कोई फूल को हम देखते हैं, कोई वृक्ष को देखते हैं, कोई व्यक्ति को देखते हैं, तो उनके संदर्भ में मेरे अंदर एक विचार उत्पन्न हो जाता है। उस विचार को हम अपने भावना के संदर्भ में प्रकाशित किया जा सकता है, अर्थात ये मूर्त होती है। चेतना जो होती है वह मूर्त होती है, इसलिए चेतना पर हम प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर यह देखा जाए, इससे पहले जो विज्ञान जो था, इससे पहले जो दो विज्ञान निकलकर सामने आया था उस पर प्रयोग संभव नहीं था। लेकिन जैसे ही तीसरा विज्ञान निकलकर सामने आता है, चेतना का विज्ञान, चेतना मूर्त होती है, इसीलिए इस चेतना पर हम प्रयोग कर सकते हैं। और विलियम वुंट ने दर्शाने का प्रयास किया कि चेतना के द्वारा प्रयोगशाला में इन्होंने प्रयोग किया, और यह जो प्रयोगशाला यहाँ पर हम बताएंगे। इस प्रकार विलियम वुंट के द्वारा मनोविज्ञान के संदर्भ में एक नवीन जानकारी निकलकर सामने आती है। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम मनोविज्ञान पर प्रयोग किया, मनोविज्ञान को विज्ञान के रूप में लेकर आने वाले ये थे।
यानी कि कह सकते हैं कि भारत में मनोविज्ञान को जो जनक माना जाता है, भारत में मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, जबकि जर्मनी में मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट को माना जाता है और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। ये तीन बातें अलग अलग हो जाती हैं। तीनों के संदर्भ में जनक के रूप में अगर पूछा जाए तो इस तरह से हम बता सकते हैं। आइए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि मनोविज्ञान में किस प्रकार से प्रयोग किया गया विलियम वुंट के द्वारा, जो कि प्रोफेसर जो थे। विलियम वुंट जो थे वह जर्मनी के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे। इन्होंने सन 1879 ईस्वी में, ठीक है, सन 1879 ईस्वी में एक प्रयोग किया गया, यह प्रयोगशाला स्थापना किया गया था। यह प्रयोगशाला जो है लिपजिक नगर, यानी कि जर्मनी के लिपजिक नामक एक नगर है, उस नगर में यह आपका विश्वविद्यालय है, वहीं पे इन्होंने प्रयोग किया। और यह जो है विश्वविद्यालय का अगर वर्तमान नाम देखा जाए कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। यहां पर इन्होंने किस चीज पर प्रयोग किया, तो इन्होंने जो प्रयोग जो किया था वह चेतना पर प्रयोग किए थे। जब कभी भी हम किसी चीज पर प्रयोग करते हैं तो कोई ना कोई विधि सामने आती है, किसी न किसी विधि से ही हम प्रयोग कर सकते हैं। यह विधि जो है वह अंतर्दृष्टि विधि के नाम से जाना जाता है। यानी कि विलियम वुंट ने चेतना पर जो प्रयोग किए थे, यह प्रयोग किस विधि के द्वारा किए थे, यह प्रयोग आपका अंतर्दृष्टि विधि का प्रयोग करके इन्होंने प्रयोग किया। इस प्रकार अंतर्दृष्टि विधि के जनक विलियम वुंट को माना जाता है। बाद में अगर देखा जाए सन 1880 ईस्वी में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में लेकर सामने आते हैं और इस प्रकार इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो मनोविज्ञान की जो बातें बताई गई थी उसमें किसी भी प्रकार का प्रयोग करना संभव नहीं था, लेकिन यहाँ पर प्रयोग किया गया, यानी कि एक अलग विषय के रूप में निकलकर सामने आता है। और वर्तमान में अगर देखा जाए मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के आधुनिक जनक जो होते हैं वो विलियम वुंट को माना जाता है। बाद में इस तथ्य को भी अस्वीकार कर दिया गया, यानी कि विलियम वुंट ने तो प्रयोग किया, फिर भी कुछ कमियां रह गई, उस कमी के कारण इस विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। कारण देखने का हम यहाँ पे करेंगे कि कारण क्या होता है, क्यों इसको अस्वीकार कर दिया गया। क्योंकि मस्तिष्क के दो भाग होते हैं, यानी कि दो रूप होते हैं, एक आंतरिक रूप होता है और एक बाह्य रूप होता है। यानी कि आंतरिक रूप आपकी चेतना होती है, आपका कह सकते हैं यहाँ पर विचार, भावना या फिर संवेदना होती है, आंतरिक रूप। और बाह्य रूप जो होता है मनुष्य का व्यवहार होता है। क्योंकि इस विज्ञान में, यानी कि चेतना के विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ आंतरिक रूप, सिर्फ और सिर्फ चेतना के बारे में ही बताया गया था, बाह्य रूप को छोड़ दिया गया था। यानी कि कहा जाए इसमें पूरी तरह से जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए इस विज्ञान को भी अस्वीकार कर दिया गया। बाद में आगे निकल कर आएगा चौथा मनोविज्ञान के विकास के क्रम में चौथा जो विज्ञान है व्यवहार का विज्ञान, वो हम लोग देखेंगे। एक तथ्य यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारत में सन 1915 ईस्वी में कलकत्ता में सेनगुप्त के द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। यानी कि भारत में अगर पूछ लिया जाए कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब और किसके द्वारा किया गया था, तो सन 1915 ईस्वी में सेनगुप्त के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने मनोविज्ञान के विकास के क्रम की तीसरी क्रम पढ़ लिए। अब हम लोग चौथा क्रम पढ़ेंगे। मनोविज्ञान के विकास की क्रम की चौथी अवस्था अब हम लोग देखेंगे, जिसको हम व्यवहार का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। यह व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में निकल कर आया। यानी कि व्यवहार का विज्ञान जो है वह 20वीं शताब्दी में आया था। इस विज्ञान को लाने वाले जो थे जॉन ब्रोडस वाटसन, यानी कि इसका अगर छोटा रूप पढ़ा जाए तो जेबी वाटसन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जेबी वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान लेकर आते हैं और इनके तथ्यों को समर्थन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक जो थे बीएफ स्किनर, पी पावलाव, C.L. हल, विलियम वुडवर्थ, विलियम मैकडूगल, इन सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने समर्थन किया। यानी कि जेबी वाटसन के द्वारा जो व्यवहार का विज्ञान लेकर आया गया था उन सभी लोगों ने, यानी कि ये मनोवैज्ञानिकों ने इनका समर्थन किया। अब हम लोग देखेंगे कि व्यवहार होता क्या है, यानी कि व्यवहार कहते किसे हैं। यानी कि व्यवहार क्या होता है, यानी कि व्यवहार जो होता है किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क का बाह्य रूप, यानी कि मस्तिष्क का
जो बाह्य जो रूप जो होता है उसी को हम व्यवहार कहते हैं। यानी कि यह व्यवहार शारीरिक क्रियाएं या फिर मानसिक क्रियाएं के अंतर्गत भी होता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति चलता है, दौड़ता है, खेलता है, हंसता है, गाता है, ये सारी क्रियाएं जो होती है शारीरिक क्रियाएं कही जाती है। इन क्रियाओं में व्यवहार छुपा हुआ रहता है। साथ ही साथ यदि मानसिक क्रियाएं देखा जाए तो मानसिक क्रियाएं में चिंतन, मनन, सोच, विचार, ये सब जो होते हैं वह मानसिक क्रियाएं होती है। इन सब को भी व्यवहार ही कहा जाता है। यानी कि इस मनोविज्ञान की जो चौथी अवस्थाएं जो होती है व्यवहार का विज्ञान, इसमें व्यवहार पर प्रयोग किया गया। ये जितने सारे मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने अपना अपना एक अलग अलग प्रयोग किए हुए हैं, व्यवहार पर प्रयोग किए हुए। आगे चल के जो पढ़ना है, ठीक है, देखेंगे कि मनुष्य या फिर बालक के द्वारा की जाने वाली प्रत्येक क्रिया को, यानी कि मनुष्य हो या फिर बालक हो या फिर कोई जीव जंतु हो, उन सबों के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है वह सब क्रियाएं आपको व्यवहार कही जाती है। यानी कि जहां पर व्यवहार है वहां पर मनोविज्ञान है। अंततः लास्ट में ही निकलकर सामने आएगा। इसी संदर्भ में अगर देखा जाए जो कि विलियम मैकडूगल व्यवहारवादी थे, यानी जितने सारे जो वैज्ञानिक जो हैं, मनोवैज्ञानिक जो हैं, ये सारे मनोवैज्ञानिकों को हम व्यवहारवाद या फिर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। तो उसी में विलियम मैकडूगल ने सन 1905 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक लिखते हैं आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान की अवधारणा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक में सर्वप्रथम व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि अगर पूछा जाए कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब किया, तो विलियम मैकडूगल के द्वारा सन 1905 ईस्वी में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि व्यवहार से संबंधित जो जो मनोवैज्ञानिकों ने अपना विचार प्रस्तुत किया था, अपना जो जो विचार लेकर आए, उन सब विचारों को, उन सब भावनाओं को, उन सब के कह सकते तथ्यों को एक जगह अगर रखा जाए तो एक वाद निकल कर सामने आता है जिसे हम व्यवहारवाद कहते हैं। और यह व्यवहारवाद का अगर जनक की बात कीजिएगा तो व्यवहारवाद का जनक जो होते हैं जेबी वाटसन को माना जाता है, क्योंकि यही लेकर सर्वप्रथम लेकर आए थे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा व्यवहारवाद का जनक। लेकिन अगर चूंकि व्यवहारवाद का जनक से पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया जा चुका था, यानी कि व्यवहार शब्द जो निकल कर आया था 1905 में मैकडूगल द्वारा पुस्तक जो थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, इसी में निकल कर आया था। बाद में व्यवहारवाद जो है, व्यवहारवाद 1913 ईस्वी में जेबी वाटसन के द्वारा लेकर आया गया और अंततः व्यवहार पर हम लोग प्रयोग करते हैं और यह व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर कहा जाए कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। शुरुआती दौर में आत्मा था, उसके बाद मन या मस्तिष्क था, उसके बाद चेतना आई, चेतना के बाद यदि वर्तमान में अगर देखा जाए स्वरूप, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान को मनोविज्ञान के अंतर्गत कहा जाता है। यानी कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं को देखते हैं, क्योंकि चारों अवस्थाएं हो चुकी हैं, चारों अवस्थाओं को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे मनोविज्ञान की क्या क्या परिभाषाएं होती है। चूंकि बहुत सारी परिभाषाएं होती है तो यहाँ पर मुख्य रूप से वही परिभाषा हम लेकर चलेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, देखिए यहाँ पे, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान को शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान माना जाता है। और यह परिभाषा देने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे? यह परिभाषा वाटसन के द्वारा, यानी जेबी वाटसन के द्वारा दिया गया था कि मनोविज्ञान शुद्ध, निश्चित और सकारात्मक, धनात्मक विज्ञान है। उसके बाद मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। यानी कि मनोविज्ञान में व्यवहार का या फिर अनुभव का विज्ञान करने, यानी कि अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह बीएफ स्किनर के द्वारा कहा गया है। अगली परिभाषा की बात करते हैं तो मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और यह कहने वाले जो थे सिगमंड फ्राइड के अनुसार, चूंकि सिगमंड फ्राइड ने भी मानव के मस्तिष्क का अध्ययन किया और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। उस सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये बताए थे कौन? ये सिगमंड फ्राइड बताते हैं। अब देखेंगे मनोविज्ञान आचरण यथार्थ का विज्ञान है। ये मैकडूगल के द्वारा बताया गया है कि मनोविज्ञान आचरण यथार्थ का विज्ञान है। अगला अगर परिभाषा की बात करेंगे तो मनोविज्ञान मानव का व्यवहार, यानी मानव व्यवहार और मानव संबंध, मानव का
एक दूसरे से क्या क्या संबंध होते हैं, कैसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, उन सब का अध्ययन करने वाला विज्ञान ये मनोविज्ञान है। यानी कि ये बताने वाले कौन थे? क्रो व क्रो थे। इस प्रकार मनोविज्ञान में अगर देखा जाए व्यवहार का ही अध्ययन किया जाता है, यानी कि जहां पर व्यवहार है वहां मनोविज्ञान है। पशु पक्षी का व्यवहार हो या फिर मनुष्यों का व्यवहार हो, सभी जगह अगर व्यवहार है तो वहां पर मनोविज्ञान है। अर्थात यूं हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले क्लास में कुछ और तथ्यों को हम चर्चा करेंगे, यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित जो शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान है उसमें और क्या क्या आगे का तथ्य पढ़ना है, उन तथ्यों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।